नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम आधुनिक भारत में सुधार आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे, जिसको पुनर्जागरण की भी संज्ञा दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, खासकर के 18वीं सदी के यूरोप में जो घटनाएं हुई, उसके कारण जो पुनर्जागरण वहाँ पे हुआ और उसने एक तर्कवाद की भावना को बढ़ावा दिया। और भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद से और इस विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। और इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक और धार्मिक सुधार का जो कार्य प्रारंभ किया, उसी की वजह से हम ये सुधार आंदोलन देखते हैं जो भारत में 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में शुरू होते हैं। तो अगर हम बात करें 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक स्थिति की, तो भारत में 19वीं सदी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों और विभिन्न कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। पुरोहितों ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ था और साधारण जनता पर कर्म कांडों और धार्मिक कार्यों द्वारा अपने वर्चस्व को स्थापित किए हुए थे। जैसा कि हमें पता है कि भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, हिंदू समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, और उसमें पुरोहितों ने अब 18वीं और 19वीं सदी तक आते आते अपनी स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत कर ली थी, अपने जो वर्चस्व है इतना ज़्यादा कायम कर लिया था। और ये वर्ण व्यवस्था किसी तरह से कार्य पे आधारित ना होकर अब जन्म पे आधारित हो चुकी थी। और उन्होंने शिक्षा और धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेषाधिकार बताया था। सामाजिक और धार्मिक सुधारकों की अगर हम विचारधारा सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से समाज में जो दो तरह के आंदोलन चलाए, एक तो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए, और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए। तो उनको सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए धार्मिक सुधार आंदोलनों को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे हमको ये पता चलता है जब हम इनकी विचारधाराओं के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो उस समय भारत में सभी धर्मों के लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का दखल होता था, यानी कि जो रिलीजन था बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था। चाहे लोगों का खाना पीना हो, चलना फिरना हो, या उनका उठना बैठना हो, ये सभी जो है कार्य जो होते थे समाज के, वो धार्मिक नियमों से नियंत्रित होते थे। धर्म जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था लाइफ को, जितनी भी सोशल लाइफ थी उसको। और इन नियमों का उल्लंघन जो था वो पाप माना जाता था। मतलब जितना भी नियम कानून बने थे, जो धार्मिक नियम कानून थे, यदि ये उनका अनुसरण नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको बोला जाता था कि ये पाप का भागीदारी है और ये नरक भोगेगा। इसलिए जो सामाजिक सुधार थे, इनको करने से पहले धार्मिक सुधार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, क्योंकि जो समाज था वो धर्म के ताने बाने में बुना हुआ था। और इसलिए इन सुधार आंदोलनों का ज़्यादा जोर जो है वो धार्मिक सुधारों की तरफ रहा। लेकिन फिर भी इनमें से किसी भी आंदोलन का चरित्र पूरी तरह धार्मिक नहीं था। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी के ऊपर है। आज मैं धार्मिक सुधार के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि हम सामाजिक सुधारों के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं विचारधाराएं। कुछ बहुत महान हस्तियां हुई हैं आधुनिक भारत में, जैसे ये राजा राम मोहन रॉय हैं। इन्होंने 1828 में इन्होंने बोला था कि मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्म के वर्तमान ढांचे ने हिंदुओं को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि उनके राजनीतिक हितों के बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। जाति भेद और जातीय अभिमान ने उन्हें अनगिनत वर्गों में बांट दिया है, जिससे उनमें देश प्रेम की भावना की पूरी तरह खत्म हो गई है। तो यहाँ से ये बोलना है कि जैसे जो डिवीज़न हुआ सोसाइटी का, उसकी वजह से जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो नेशनलिज्म था, वो भी जागरूक नहीं हो पाया। अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि विभिन्न धर्म दरअसल एक सार्वभौम ईश्वरवाद की ही अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। इन्होंने वेदों के अद्वैतवाद और ईसाई धर्म के एक ईश्वरवाद की ही वकालत की है। और इन्होंने साथ ही साथ हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्म के त्रिदेववाद पर करारा प्रहार भी किया है। और अगर हम बात करें इन लोगों के विचारधारा की, तो इनके विचारधाराओं में परलोक और मोक्ष जैसी बातें कभी इनका मुद्दा नहीं बनी, और इनका सारा जोर जो है अलौकिक अस्तित्व पर था। ये एक और सुधारक है, समाज सुधारक, इनका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, इनके विषय में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे आगे चल के। और इनसे एक बार प्रश्न किया गया कि ईश्वर है या नहीं, तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इनकी विचारधारा क्या थी। इनकी विचारधारा में धर्म ज़रूर, इन्होंने धर्म के अंतर्गत रह के काम ज़रूर किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं सामाजिक जो परंपराएं थीं उनको तोड़ना चाहते थे और इसमें आधुनिकता लाना चाहते थे। और ये वो शख्स हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति और मुक्ति की परवाह किसे है? कौन इसकी परवाह करता है कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं?
मैं बड़ी खुशी से 1000 बार नरक जाने को तैयार हूं अगर इससे मैं अपने देशवासियों को ऊंचा उठा सकूं। ये महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख हैं, जिनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो मानना था, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने कहा समाज सुधारों का धार्मिक स्वीकृति से कोई मतलब नहीं। अगर सामाजिक सुधारों को धर्म मंजूर नहीं करता तो खुद धर्म को अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि धर्म को मनुष्य ने बनाया है और ज़रूरी नहीं कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उसकी सार्थकता आज भी हो। लेकिन इन सुधारकों ने भारतीय परंपराओं को पूरी तरह से नकारा नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इन्होंने भारतीय परंपराओं को अगर पूरी तरह से नकार दिया होता तो जो भारतीय समाज है वो निश्चित रूप से पश्चिमीकरण के रास्ते पर बढ़ गया होता। लेकिन भारतीय समाज जो है वो आधुनिकीकरण के रास्ते पे बढ़ा, ना कि पश्चिमीकरण पे। तो जो सुधारवादी थे, इनका उद्देश्य था आधुनिकीकरण, और इनका उद्देश्य कभी भी पश्चिमीकरण नहीं रहा भारतीय संस्कृति में। और पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करना इन आंदोलनों का हिस्सा कभी नहीं बना। तो ये थोड़ी सी विचारधारा मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की, जिससे कि अब आपको आगे चल के जो मैं समाज सुधार बताऊँगा उसमें आपको समझने पे थोड़ी सी आसानी होगी। और समाज सुधार आज का जो हमारा विषय है उसमें हम महिलाओं के विषय में ज़्यादातर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को, इस श्रृंखला को मैं 2 भागों में बांटूंगा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में हम जितने भी धार्मिक सुधार हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रह्म समाज है, देव समाज है, और बहुत सारे लोगों की चर्चा करेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद। आज हम देख लेते हैं महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय। तो समाज में सबसे बुरी स्थिति अगर देखी जाए तो महिलाओं की थी। लड़की के जन्म को अपशकुन माना जाता था, उसका विवाह बोझ समझा जाता था, और वैधव्य जो था, उसका जो विडोहुड था, उसको श्राप समझा जाता था। बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियाँ समाज का हिस्सा थीं। सती प्रथा बलपूर्वक स्त्रियों पर थोपी जाती थी, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने बोला है शास्त्र की आड़ में हत्या। तो ये याद रखना ये हमको, क्योंकि सती प्रथा के साथ जुड़े हुए हैं राजा राम मोहन रॉय, शास्त्र के साथ हत्या बोला है इन्होंने। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज में महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुषों पर आश्रित थीं। तो इनका जाहिर सी बात है, जब इनका आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना पिछड़ापन था तो राजनीतिक रूप से ये कहीं पे भी योगदान देने के लायक नहीं थी। तो सामान्यतः महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता था, और ऐसी अवधारणा थी कि उनका जन्म पुरुषों की सेवा के लिए ही हुआ है। समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने के प्रयास किए और ब्रिटिश सरकार से भी अपील करी कि महिलाओं की स्थिति सुधारने की पहल करें, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए। और इन्हीं प्रयासों का नतीजा था कि सरकार ने महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे इस तरह के नियम कानून बनाए उन्होंने, कि महिलाओं के जो जैसे सती प्रथा है, इसके ऊपर जिसके हम अभी आगे चल के चर्चा करेंगे एक एक करके, और देखेंगे किस तरह से महिलाओं की शिक्षा, उनकी और बाकी जो समस्याएं थी जैसे बाल विवाह है, उनको दूर करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने का अभियान केवल मानवतावादी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरे समाज को सुधारने की व्यापक दृष्टि थी, क्योंकि परिवार ही शुरुआती पाठशाला है जहां व्यक्ति का शुरुआती समाजीकरण होता है। इसलिए किसी भी समाज में सुधार तभी प्रभावी हो सकता है जब पारिवारिक स्थिति को सुधारा जाए। तो इसीलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा सुधारकों ने। पहले सोचा कि महिलाओं की स्थिति अगर सुधरेगी तभी एक परिवार की स्थिति सुधरेगी, और तभी जो है पूरे समाज में सुधार लाया जा सकता है। इसमें महिलाओं की अहम भूमिका होने के कारण महिलाओं की स्थिति सुधारे बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं था। इसीलिए मैं ये जो लेक्चर लेके आया हूँ समाज सुधार और जो आंदोलन जितने भी हुए उसमें हम पहले महिलाओं के सामाजिक सुधार के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सती प्रथा, जो बहुत ज़्यादा कुरीति बन गई थी, जिसके ऊपर राजा राम मोहन राय ने भी टिप्पणी करी। और राजा राम मोहन राय के खास प्रयासों का ही नतीजा था कि सरकार ने इस प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। और ये हमको याद रखना है कि ये हुआ कब है, तो ये 1829 में हुआ है। सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास किया, और इसके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगाई। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको साथ ही साथ ये भी समझाता चलता हूँ। और ये जितने भी हम कानून पढ़ेंगे अभी, कई बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछी आती है, इनको कालक्रम से व्यवस्थित करने के लिए एग्जाम में आता है। नेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है, इस तरह से प्रश्न आ चुके हैं कि सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बने, और शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये सब आपको एक एक करके दे देंगे और इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किस कानून के साथ कौन सुधारक जुड़ा हुआ था। जैसे सती प्रथा के साथ हमने आपको नाम बता दिया, राजा राम मोहन रॉय जुड़े थे। और अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार की, तो उस समय
कानून पास करते समय कौन यहाँ पे गवर्नर थे, तो विलियम बेंटिंक। तो ये नाम याद रखने हैं, ये नाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और इनका कालक्रम याद रखना है। ये नियम सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ और फिर मद्रास और बम्बई में इसको लागू किया गया। अब लड़की पैदा होने पर उसकी हत्या जो की जाती थी उसके ऊपर भी कानून आया। लड़की को बोझ मानकर उसकी पैदा होते ही हत्या कर दी जाती थी। ये प्रथा बंगालियों और राजपूतों में अधिक प्रचलित थी। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम तथा 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया गया। तो ये जो कानून बना है ये सती प्रथा से पहले बना है। तो अगर कालक्रम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको पहले डालना है। विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज जिसको हम बोलते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके साथ जुड़े हुए थे और यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य थे। इन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। 1856 कालक्रम याद रखना है आपको, डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी बाद में घटी है। जिसके अनुसार ये जो अधिनियम पास हुआ इसके अनुसार विधवा विवाह को वैध माना गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान वैध घोषित की गई। हालांकि ये 1856 में अधिनियम ज़रूर बना, लेकिन ये जो प्रयास थे बहुत ज़्यादा इससे पहले से चल रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ थे, भाऊ दाजी थे और बम्बई के फर्गुसन कॉलेज के प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये प्रोफेसर डी.के. कर्वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब हम बात करेंगे सुधार आंदोलनों की। ये नाम जितने हैं ये जुड़े हुए हैं विधवा पुनर्विवाह से, ही हमको याद रखने, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए कौन से समाज सुधारक थे। हो सकता है उसमें राजा राम मोहन रॉय का नाम आपको दे दिया जाए, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो है इसके साथ जुड़े नहीं थे, इसलिए हमको याद रखना है कौन कौन जुड़े थे। तो महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ हैं, भाऊ दाजी हैं, मुंबई के फर्गुसन कॉलेज के प्रोफेसर डी.के. कर्वे हैं और इसके साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। जो प्रोफेसर कर्वे हैं इन्होंने 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। जब इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है उसके बाद ये 1893 में एक विधवा से विवाह करते हैं। और ये मैंने जो घटनाएं लिखी हैं प्रोफेसर कर्वे की ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है नेट के कि इन घटनाओं को दिया था, पिछले ही एग्ज़ाम में आया है, घटनाओं को दिया हुआ है और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो प्रोफेसर कर्वे की कुछ जीवन में कुछ घटनाएँ हैं। 1893 में उन्होंने विधवा से विवाह किया है। 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम भी खोला इन्होंने। इसके बाद 1906 में उन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो इसमें जो कालक्रम है इसमें व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाएगा और हो सकता है कर्वे के जीवन से ही आपको कुछ घटनाएं दे दी जाएं जिनको कालक्रम में व्यवस्थित करना पड़े। इसके बाद पंडित विष्णु पंडित शास्त्री ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। तो पंडित विष्णु शास्त्री भी इससे जुड़े हुए हैं। 1852 में गुजरात में करसोनदास मूलजी, ये नाम आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन नेट में क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं और नाम आपने नहीं सुने होंगे तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1852 में गुजरात में करसोनदास मूलजी ने सत्य प्रकाश की स्थापना की और इस सत्य प्रकाश ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका कार्य था कि विधवा पुनर्विवाह के लिए बढ़ावा दिया जाए और उसको किसी तरह तक ये जो पूरी अपील है ये सरकार तक पहुंचाई जाए। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, के नटराजन और बी.एम. मालाबारी ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं विधवा पुनर्विवाह के साथ। तो बहुत सारे नाम हैं विधवा पुनर्विवाह के साथ। हालांकि जो हमने सती प्रथा देखी तो उसमें बहुत ज़्यादा नाम हमने नहीं देखे थे, केवल राजा राम मोहन रॉय थे। और विधवा पुनर्विवाह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि युग आगे बढ़ रहा है, 1856 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे समाज सुधारक जो है अब भारतीय समाज का हिस्सा बन जाएंगे। बाल विवाह पर नियंत्रण हुआ। उसके बाद 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया और इस एक्ट के अनुसार 14 साल से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। लेकिन ये जो एक्ट था ये ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ और 1891 में एक और एक्ट आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिससे विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। तो ये जितने एक्ट हैं और कितनी आयु रखी गई है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले 14 वर्ष रखी गई नेटिव मैरिज एक्ट में 1872 में, वो प्रभावी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा इसमें समाज की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें प्रदर्शन वगैरह हुए, तो
सरकार को इसको फिर से चेंज करना पड़ा और एज ऑफ कंसेंट बिल लेके आए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आए, जिसमें 12 वर्ष कर दी गई न्यूनतम आयु। हरविलास शारदा बहुत महत्वपूर्ण है। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट आया, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी को अवैध घोषित कर दिया गया। और ये जो एक्ट आया 1930 में, ये भारतीय स्वतंत्रता और उसके बाद भी 1947 के बाद भी बहुत सालों तक यही एक एज मिनिमम एज बनी रही लड़के और लड़की की शादी की। और इसको भारत सरकार ने संशोधित किया 1978 में जाकर, और विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष लड़की के लिए कर दी गई। और ये आज की प्रेजेंट कंडीशन भी यही है। अभी लड़की की मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ भारतीय सरकार ने बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध दंड के प्रावधान भी बनाए। अब थोड़ा सा एक केस है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे रुखमाबाई राउत का, क्योंकि ये विधवा इसके बाल विवाह के साथ ही जुड़ा हुआ है। 1864 में जन्मी रुखमाबाई भारत की पहली महिला डॉक्टर थीं और इनका विवाह 11 वर्ष की आयु में 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी से हुआ था, लेकिन उन्होंने दादाजी के साथ रहने से इनकार कर दिया। और ये पूरा का पूरा मामला जो है 1885 में ये मामला न्यायालय पहुंचा, जहां पे जस्टिस रॉबर्ट हिल थे। उन्होंने निर्णय दिया कि रुखमाबाई का विवाह क्योंकि कम उम्र में हुआ था, उनकी आयु कम थी, अल्पायु थी, और इसलिए उन्हें पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये जो निर्णय हुआ, इस निर्णय की भारतीय समाज की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई और इस निर्णय को भारतीय रीति रिवाजों पर हमला समझा गया। इसके बाद इसकी इतनी आलोचना हुई कि इस आलोचना के चलते फिर से मुकदमा चला और 1887 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि रुखमाबाई को अपने पति के साथ रहना होगा, वरना उनको 6 माह का कारावास झेलना पड़ेगा। और ये जो निर्णय हुआ, इसमें उन्होंने रुखमाबाई ने सज़ा का चयन किया और अपने पति के साथ जाना मंजूर नहीं किया। और इसलिए इनका जो योगदान है बाल विवाह को रोकने में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये यहीं पर नहीं रुकी, इन्होंने आगे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को पत्र लिखा कि हिंदू कानून में परिवर्तन किया जाए, उनसे निवेदन किया। महारानी ने एक विशेष डिक्री जारी की और रुखमाबाई का विवाह समाप्त कर दिया गया और उनकी सज़ा को भी ख़त्म कर दिया गया। तो इनका जो योगदान है, ये 1891 वाला जो कानून बना, जो अधिनियम बनता है आगे, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इनका योगदान। अब हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा की। तो 19वीं सदी के समाज की अगर हम बात करें तो उस समय ये भ्रांति फैली हुई थी कि हिंदू जो शास्त्र हैं वो स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते और शिक्षा ग्रहण करने पर देवता उनसे नाराज़ हो जाएंगे, उनको दंड देंगे, ऐसी एक भ्रांति फैली हुई थी। और इस दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया और उन्होंने 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है, ये किसने स्थापना की है और कब की है। अब जितनी भी संस्थाएं स्थापित होंगी, इनका कालक्रम हो सकता है पूछ लें एग्ज़ाम में। तो 1819 में हुआ है कलकत्ता तरुण स्त्री सभा। और स्त्री शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है सावित्रीबाई फूले ने, और ये भारत की प्रथम महिला अध्यापक भी थी। और हमको ये नाम याद रखने हैं, सावित्रीबाई फूले जैसे मैंने आपको बताया प्रथम महिला अध्यापक हैं। इससे पहले हमने बात करी रुखमाबाई की, जो कि प्रथम महिला डॉक्टर थी। तो जितनी भी प्रथम महिलाएं हुई हैं, अभी हम बात करेंगे आगे चल के कुछ प्रथम महिलाएं स्नातक, इन सब की बात करेंगे, तो ये नोट डाउन करते रहिए, पूछे जाते हैं सवाल। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप पीजीटी या छोटे मोटे कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए सीडीएस या एनडीए के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे 1 लाइनर प्रश्न बन जाते हैं। और ये सावित्रीबाई फूले जो थी, ये ज्योतिराव फूले की पत्नी थी और इन्होंने मिलकर ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। 1848 में उन्होंने भीडेवाड़ा नामक एक भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। तो ये बेथुन स्कूल कहाँ पे है, ये भी याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाएगा। बेथुन स्कूल कहाँ है, कलकत्ता में है। और किसने स्थापित किया, कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बेथुन ने स्थापित किया 1849 में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंध थे। तो इनका जो योगदान है महिलाओं के पुनरुत्थान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनकी हमने पहले भी चर्चा की थी, पहले भी बात की थी। इसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है और इस चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये जो ब्रिटिश सरकार ने लाया था, शिक्षा की नई नीति जो बनानी शुरू की थी, उसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया था।
अब हम बात करते हैं प्रोफेसर डी के कर्वे। तो प्रोफेसर डी के कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर स्त्री शिक्षा को नए आयाम दिए, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसे विश्वविद्यालय नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। ज़रूर स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ पे महिलाएं जाके अपनी शिक्षा को आगे लेके जा सकें। तो इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। प्लेस याद रखनी है। और इसी वर्ष हुई है जिस वर्ष इन्होंने प्रोफेसर डी के कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। 1882 में चंद्रमुखी बोस और कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक बनी। और ये पहली जो कादम्बिनी गांगुली हैं, ये पहली महिला स्पीकर भी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट विमेन स्पीकर हैं कादम्बिनी गांगुली, और ये भारत की पहली स्नातक यानी कि ग्रेजुएट भी हैं, महिला स्नातक। इसके बाद हम बात करते हैं महिला संगठन, जिसमें नाम आता है सरला देवी चौधरानी का। और 1910 में इलाहाबाद में इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। इस संगठन का उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को सुधारना था। अब देखिए, यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारे बिना राजनीतिक स्थिति को सुधार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और एक तरह से असंभव है। राजनीतिक स्थिति अगर हम देखें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो महिलाओं का योगदान शुरुआती दौर में हमको बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। और एक छोटी सी बस एक डेलीगेशन आता है महिलाओं का कांग्रेस में, और वो अपनी केवल ऐसा कोई परमानेंट उनका नेचर भी नहीं है, बस आते हैं डेलीगेशन, सुनते हैं और चले जाते हैं 10 महिलाओं का। इसके बाद जब हम बात करते हैं सरला देवी चौधरानी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा राजनीति पे ध्यान दिया है महिलाओं की, और आगे चल के जो महिलाएं हैं वो उनका सक्रिय भूमिका हम देखते हैं राजनीति में। जब हम बात करते हैं जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं 1915 के बाद, जब गांधी जी आ गए, उसके बाद महिलाओं का जो योगदान है वो किसी भी आंदोलन में, चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लें, चाहे दांडी मार्च की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा सक्रिय योगदान दिया है। और आगे चल के जितने भी आंदोलन हुए क्विट इंडिया मूवमेंट तक, उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, जिसकी हम अलग से कभी चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे महिलाओं का क्या योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो सरला देवी का जो मानना था वो ये था कि स्त्री के उत्थान के लिए स्त्री को खुद कार्य करने होंगे, क्योंकि जो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने वाला आदमी है वो मनु के कवच में रहता है। अब ये मनु के कवच में रहता है इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुधार हुए, जैसे जो स्त्रियों के जो आयु को कम करने की कोशिश की गई, जो स्त्रियों की जो आयु थी विवाह के लिए उसको बढ़ाने की जो कोशिश की गई, उसके प्रति बहुत सारे लोगों ने विरोध प्रकट किए। और ये विरोध आम जनता के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वहाँ से भी ये विरोध आए। तो उनको ऐसा लगा सरला देवी जी को कि जो आदमी अगर कोई ऐसा कार्य करेगा स्त्रियों के सुधार के लिए, तो वो हमेशा मनु के कवच में रहेगा, इसलिए उन्होंने इस उपलक्ष्य में ऐसा बोला है। इसके बाद नाम आता है रमाबाई रानाडे का, जो कि जस्टिस रानाडे की ही पत्नी है। इन्होंने मुंबई में 1904 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत महिला सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी। इसके बाद पंडिता रमाबाई सरस्वती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सबकी हम चर्चा करेंगे कभी एक एक करके। जब हम बात करेंगे जितने भी सुधारक जो नेता थे, जो सुधारवादी नेता थे, उनकी जब हम बात करेंगे तो हम एक एक करके इनकी सबकी बहुत ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। और ख़ास करके जितनी भी महिला सुधारक हुई हैं, जैसे रमाबाई रानडे हैं, या पंडिता रमाबाई हैं, या रुक्माबाई हैं, या सरोजनी नायडू हैं, इन सब की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं महिला समाज सुधारकों से। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की शाखा थी, इसकी स्थापना हुई। और मोहरीबाई टाटा जो थे, इनकी इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। जो सामाजिक सुधार हुए, इनके प्रति जनमानस की जो प्रक्रिया हुई उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुधार की जो कोशिशें हुई उसको शुरू में ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया, जब रुक्माबाई का जो केस बना उस समय बहुत बड़ा एक पतंगड़ खड़ा हो गया था। परंपराओं के बंधन टूटने से जो भावनात्मक संकट समाज में पैदा हुआ, उसने भारतीय महिला पुरुष दोनों को ही कुछ समय तक अजीब से असमंजस में डाले रखा।
महाराष्ट्र में जब पहला विधवा विवाह हो रहा था उस समय भीड़ जुट गई थी देखने के लिए और उस भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया। उनको ऐसा लगा कि ये उनके रीति रिवाजों पे हमला है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के रीति रिवाजों को ख़त्म करना चाहती है, यहाँ के तौर तरीक़ों को समाप्त कर देना चाहती है, रौंद देना चाहती है। तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको हमें बचा के रखना चाहिए। वो इसको सुधार के तौर पे ना देखकर बल्कि अपने ट्रेडिशंस के ऊपर अटैक देख रहे थे। तो जब यहाँ पे उग्र रूप धारण कर लेती है महाराष्ट्र में भीड़ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है और इस तरह से जनमानस जो है वो अपनी जो प्रक्रिया है वो सुधार, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि जितने भी सुधार, सामाजिक सुधार हुए वो तभी संभव हो सकते थे जब आपके धार्मिक सुधार हो सके। तो जिसकी हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। धार्मिक सुधारों के बारे में आपको बताऊंगा सारे, और किस तरह से उन धार्मिक सुधारों को करते हुए जो जितने भी सुधारक थे उन्होंने सामाजिक सुधार को अपना सामाजिक सुधार थे उसको हासिल किया। रुक्माबाई ने अपने अशिक्षित और अकर्मण्य पति को स्वीकारने से इनकार किया तो समाज में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था, ये हमने पहले भी देखा। सभी सुधारवादी नेता एक दोराहे पर खड़े थे, एक तरफ परंपराएं थीं और दूसरी तरफ प्रतिबद्धता, और ये द्वंद्व जो था ये सभी के मन में था कि वो जाएं तो किस तरफ जाएं, अगर परंपराएं बचाने जाएं या जो उनकी प्रतिबद्धता है उसके तरफ बढ़ें। बहुत से लोग अंततः परंपराओं की ओर वापस भी लौट गए, लेकिन फिर भी इस संघर्ष में भारत में नया मनुष्य और समाज ज़रूर उभर के सामने आ गया। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे जितने भी धार्मिक सुधार हुए, सुधार आंदोलन हुए और जितने भी उनके नेता थे उनके विषय में भी थोड़ी थोड़ी टिप्पणी चर्चा करते चलेंगे। जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, केशव चंद्र सेन हैं, राजा राम मोहन रॉय के विषय में भी थोड़ा सा बताऊँगा आपको। तो इसके ऊपर जो मेरा अगला लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।